ये कहानी एक डीमन विजन से चोटिल अर्थ की और हमारे एमसी के एक नल्ले बेरोजगार से डीमन गॉड बनने तक के सफर की। हमारा एमसी एक आम लाइफ जी रहा होता है सिर्फ तब तक जब तक उसका एनकाउंटर एक मिस्टीरियस डीमन से नहीं हुआ होता जो कि असलियत में होता है डीमन गॉड। एंड वो हमारे एमसी को ही अपना वेसल बना लेता है जिससे कि हमारे एमसी को एक ऐसी एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी डीमन को खाकर उसकी पावर्स गेन कर सकता है। एंड वो उसके बाद डीमन गॉड्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बट उसने 8 बिलियन लोगों में से सिर्फ हमारे एमसी को ही क्यों चुना? आखिर क्या रिश्ता है उसका एमसी के साथ? ये तो आपको पता चलेगा सीरीज देखने के बाद। सो हे वीप्स नेक्सस हियर, मैं वापस आ चुका हूँ एक और धमाकेदार सीरीज के साथ। और अगर तुम लोग चैनल पर न्यू हो सो क्या ही कर रहा हूँ, हमारी बाकी सीरीज वॉच आउट करो एंड आई बेट यू वोंट रिग्रेट इट। चलो शुरू करते हैं सीरीज को। कहानी शुरू होती है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से और वहाँ पर खतरे के बोर्ड लगे होने के बाद भी कुछ चूतिए पिकनिक मनाने आ जाते हैं। तो आखिर उनके साथ होने ही क्या था, वहाँ पर ये लोटा सपेर होती है और एक डीमन आके उन चूतियों को एक एक करके तारुक शहर में पहुंचा देता है। उनमें से एक बंदा बच जाता है पर उसकी भी फटी हुई होती है आंखें पर डीमन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उस बंदे को डीमन का शायद दिख रहा होता है जिसके हाथों में खून से रंगी तलवार होती है। वो बंदा अपनी जान की भीख मांगता है पर वो डीमन उसका पैर पकड़ता है और घसीट कर झाड़ियों में ले जाता है। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लग रहे होता है बिकॉज उनका अडार सेम होता है। उन तीनों ने येलो कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक लड़की डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करने को कहती है लेकिन बड़े बालों वाली लड़की चौकन्ना होती है। वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही होती है क्योंकि वो पिछले जन्म में सीआईडी में थी। ये क्या बक रहे हो माता? इस लड़की का नाम होता है कैंग। वो कह रही होती है ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, मैं घाव देख कर बता सकती हूँ। तभी वहाँ पर फिर से ये लोटा सपेर होने लगती है। कैंग अगले ही पल एक चाकू निकाल कर अपने हाथ में मार लेती है। उसका ब्लड पूरी तरीके से खंजर को घेरने लगता है। थोड़े टाइम बाद वो उसके हाथ में इन्फ्यूज हो जाता है और एक स्वॉर्ड बन जाती है। तभी उसकी टीम की लड़की चिल्लाती है चीफ कैंग वो आ रहा है। उनकी तरफ एक डीमन बढ़ रहा होता है और वो हर कदम के साथ साथ बड़ा भी होता जाता है। बट कैंग घबराती नहीं है, वो बिना हेजिटेट किए डीमन का सामना करने के लिए खड़ी होती है। और ये लोग पार्ट होते हैं येलो डस्ट टास्क फोर्स का। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टूडियो सिटी में जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है एंड उसके अंदर यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे होता है। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होता है और बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट जितना नहीं। हाँ, हमारे प्रोटैगनिस्ट जो कि 29 साल का उसके बाद नल्ला है जिसको एंजाइटी अटैक पड़ा होता है। वो किसी तरीके से अपने आप को संभाल रहा होता है। मैं ये नहीं कर सकता। वो अपने मुंह पर थोड़ा पानी छिड़कता है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खिड़की के बाहर एक टहनी पे चिड़िया आकर बैठती है। वो होती तो क्यूट है पर मारू के लिए बिल्कुल नहीं। उसकी नजरों में चिड़िया भी उसको ताने मार रही होती हैं। देन वो किसी तरह से अपने होश में आता है और अपने आप को समझाता है, हिम्मत देता है। जब वो अंदर आ रहा होता है तब टीवी पे एक न्यूज चल रही होती है कि 4 चूतिए कैंपस गुमशुदा होगा और आपको तो पता ही है उनके साथ क्या हुआ है। बट मारू उस न्यूज को इग्नोर करता है बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी एक्स तुम्हें करती है। उसके दिमाग में सारी पास की टेंशन आ रही होती है क्योंकि वो 4 साल से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए लगा है पर वो कुछ नहीं उखाड़ पाया और अब ये 5वां साल है। इतनी ही देर में उसकी बारी आ जाती है और उसको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। वो हड़बड़ा के उठता है, ऑपरेट करते हुए अंदर चला जाता है जहाँ पे इंटरव्यू उसका भूख का शेर के तरीके इंतजार कर रहा होता है। वो उस पर पहला सबसे फालतू सवाल फेंक कर मारता है कि तुम सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हो। बट और हीरो थिंक्स लाइक अ पॉलिटिशियन। इसीलिए वो जवाब देता है कि वो सोसाइटी के लिए सब करना चाहता है लेकिन अंदर ही अंदर उसको पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा। इंटरव्यू पूछता है अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारे सीनियर्स कुछ गलत करेंगे तो तुम क्या करोगे? वो बनते हुए कहता है मैं प्रॉब्लम को एड्रेस करूंगा और उसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। बट उसका पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में शांत रहना चाहिए और बड़ी लकड़ी अंदर नहीं लेनी चाहिए। उससे कुछ 4 सवाल पूछे आता है, वो एक एक करके जवाब देता जाता है। देन इंटरव्यू और आखिरी क्वेश्चन पूछता अपने जीवन का सबसे मुश्किल वक्त बताओ, वो वक्त जो कि तुम्हें अभी भी सताता हो। मारू ये सुनता ही अपनी जगह पर जम जाता है। उसके आंखों के सामने उसके बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं जहाँ पर उसके सामने एक डीमन खड़ा होता है जिसकी अनगिनत आंखें होती हैं और उसने नरसंहार मचाया होता है। मारू डर के मारे बेहोश हो जाता है। इंटरव्यू घबरा जाता है और तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता। वो उसका नाम बुलाता रहता पर मारू रिप्लाई नहीं करता और इसी तरह उसको इस बार भी जॉब नहीं मिलती। तभी सीन शिफ्ट होता है कोटा किसी हॉस्टल में जहाँ पर मारू जिंदा होता। मारू बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता और आंखों से नदियां बहा रहा होता एंड कह रहा होता मुझे इस बार भी जॉब नहीं मिली। आखिर मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? मेरे पास ना पैसे हैं, ना जॉब है, ना दोस्त है, ना ही गर्लफ्रेंड। हाँ मुझे पता है तुम लोग मारू से रिलेट कर रहा हूँ। तभी मारू के गेट पर दस्तक देता है। मारू जैसे ही गेट खोलता उसकी फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसके सामने होते है उसकी मम्मी। नहीं गिगाचैट मसल मम्मी। वो उसको डांटती है आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मारू सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है और आप अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए? उसकी मम्मी एक बैग को आगे करती है एंड कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मारू खुश हो जाता है क्या इसमें मीट है? पर वो जवाब देती है नहीं इसमें बस किमची है। ये सुनते ही मारू का मुंह उतर जाता। जब उसकी मम्मी रूम में आसपास देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता क्योंकि पूरे रूम में कुछ ना कुछ फैला ही होता, चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा। वो तुरंत ही सफाई अभियान में लग जाती हैं। वो उनको समझाते
चाहता है कि वो कर लेगा, पर वो अचानक से इंटरव्यू के बारे में पूछती है। मारू सुनते ही कोने में बैठ जाता और शर्म से पानी पानी हो जाता। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उनसे ये सब चीजें एक्सप्लेन कैसे करें, पर उसकी चुप्पी सच जाहिर कर देती है। मॉम सारी बात समझ जाते हैं और उसको मोटिवेट करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करना, बिल्कुल भी निराश होने वाली बात नहीं है, कर्म करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। देन वो मारू को एक लिफाफे में कुछ पैसा देती है, हाँ जेब खर्चे के लिए, पर वो उनसे पैसा नहीं लेता और समझाता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, सो मेरी जिम्मेदारियां मुझे खुद ही उठानी चाहिए। पर उसके मॉम पैसे देते हुए अपने मसल्स को फ्लेक्स करती हैं। मारू तुरंत ही डर के मारे वो पैसे ले लेता। वो जाने से पहले रुकती हैं एंड कहती हैं, मारू मैं एक शमन के पास गई थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम्हारी फेलियर की वजह तुम्हारी एंजाइटी नहीं है, उसकी वजह है तुम्हारे फादर। क्या फादर? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मॉम कहती है, हाँ तुम्हारे फादर, जो कि आज से 20 साल पहले एक माउंटेन में गायब हो गए थे और वहाँ पर उनकी डेथ भी हो गई। उनकी सोल अभी तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हारे करियर का पाथ रोक रही है। शमन ने ये कहा था कि तुम्हें उस माउंटेन वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पर वाइन पोर करके उनकी आत्मा के लिए शांति मांगनी पड़ेगी, सिर्फ तभी तुम सक्सेस पा सकते हो। तभी कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं पोर्ट को, जहाँ पर सूरज निकला होता है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। एक शिप से मारू उतरता है और अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मेरे यहाँ पर आए कितने साल हो गए और मैं यहाँ पर कभी वापस आना भी नहीं चाहता था। वो जैसे माउंटेन देखता है, उसको अपनी मॉम की इंस्ट्रक्शन याद आता है कि उसे वाइन को पोर करना है और फादर की आत्मा के लिए शांति मांगनी है। मारू तुरंत ही चढ़ाई करना शुरू कर देता है। जब वो आधा माउंटेन चढ़ जाता है तो उसे एक खंडहर जैसा घर मिलता है और यही वो प्लेस है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये घर अंदर से पूरी तरीके से खाली है और उसमें धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। मारू जैसे अपने पहला कदम इस घर में रखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी बचपन की मेमोरीज फ्लैश होती हैं, जिसमें वो छोटा बच्चा होता है। किड मारू भागते हुए घर के अंदर जाता है और अंदर डैड से कहता है, डैड मैं भूखा हूँ। तभी मारू रियल लाइफ में वापस आता है और उसे अपना काम याद आता है। वो बाहर जाके अपने बैग से एक वाइन की बोतल निकालता है और एक कप में डालकर इधर उधर फैलाते हुए कहता है, डैड मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, पर प्लीज आप जॉब लगने में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं मॉम के कंधे से थोड़ी जिम्मेदारी कम कर पाऊँ। पर तभी वहाँ पर येलो डार्क अपेयर होने लगती है। मारू ये देखकर हैरान हो जाता है, क्या ये कैसे धुंध है? जो भी हो ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो वहाँ से भागने लगता है, पर वो जैसे ही भाग रहा होता उसके पीछे से एक आवाज आती है जो कि उसी की होती है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मारू कंफ्यूज होकर पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ पर धुंध बहुत ही ज्यादा टेंस हो चुकी होती है, जिसमें एक फिगर अपेयर होता है और जैसे थोड़ी ठंड छटती है तो हमें पता चलता है वो होता है एक डीमन और वही मारू की आवाज में उसकी बातें रिपीट कर रहा होता। मारू हैरानी की वजह से अपनी आंखें मसलता है, क्या कहीं सपना तो नहीं? पर यह सच होता। डीमन उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा होता। मारू पैनिक करते हुए वहाँ से भागने लगता, बट डीमन एक बैम्बू को उसके पेट की आर पार कर देता, जिससे कि वहाँ की जमीन मारू के खून से रंग जाती है। मारू सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ? अभी तक तो मैंने अपनी जिंदगी तक नहीं जिया। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम आती है, जिनको याद करते हुए हिम्मत जुटाता है और खड़ा होने लगता है। नहीं मैं यहाँ नहीं मर सकता, लेकिन अब तक तो देर हो चुकी थी, क्योंकि डीमन उसके ऊपर झपट्टा मार देता और उसका खाने वाला होता। पर मारू को उसके मुंह के अंदर एक आई दिखती है एंड उसको देखता ही मारू अपने सेट ही खो देता। देन वो उल्टा डीमन को ही खा जाता और जैसे मारू डीमन को खाता वो उसे उसकी हिडन स्ट्रेंथ अनलीश होती है। पर अगले ही पल वो बेहोश हो जाता। उसको एक जगह की विजन आता है जहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता और लाखों डेड बॉडीज। वहाँ पर हजारों डीमंस भी होता है जो कि एक दूसरे को खाने के लिए लड़ रहा होता। एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करता। मारू को नहीं समझ में आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है। क्या वो मर गया है? उसका सिर घूम रहा होता और आंखें बंद होती हैं, पर वो बंद आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती हैं। उसके सामने दो अनजाने लोग बैठे होता, जिनमें से एक को हम लोग पहले ही देख चुके हैं। मारू उनको देखते ही पैनिक करता उठ जाता। क्या तुम लोग कौन हो और मैं मर गया कि जिंदा हूँ? वो मॉन्स्टर कहाँ गया जो कि मेरी जान के पीछे पड़ा था? वो सवाल पे सवाल करता ही जाता। उसके सामने जो आदमी खड़ा होता वो उसकी तरफ बढ़ता है एंड कहता, अभी तुमने क्या कहा? तुम्हें जो कुछ भी याद है हम लोगों को अच्छा से एक्सप्लेन करो। मारू याद करने की कोशिश करता एंड बताता, मैं यहाँ से गुजर रहा था तब एक अजीब सी धुंध आई जैसे कि सैंडस्टोन, और उस धुंध के बीच में एक मॉन्स्टर अपेयर हुआ जिसने कि मेरे ऊपर हमला कर दिया। हाँ उसने अपना हथियार मेरे पेट के आर पार कर दिया था। बड़ो जैसे अपना हाथ पेट पे लगाता है वो पाता है कि उसके घाव भर चुके हैं और इसी वजह से वो हैरान हो जाता है। वो दोनों ही लोग नजरें मिलाते हैं और थोड़ा दूर जाकर खुशबुसाने लगता है। लड़की कहती है, क्या आपने कल का अलार्म सुना था? वो कहता है, हाँ थोड़ी आवाज तो आई थी पर वो तुरंत ही बंद हो गई थी। तो मुझे ये लगा कि ये सिस्टम की ग्लिच है। पर उस लड़के को एक बात नहीं समझ में आ रही होती। हो सकता है इस लड़के के पास डीमन पावर्स हो, लेकिन उसने अकेले दम पर उस डीमन को कैसे मारा होगा और उसके घाव भी इतने जल्दी भर गए। वो आदमी मारू की ओर घूमता है एंड कहता, क्या तुम्हें और कुछ भी याद है? मारू उनके सवालों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है एंड कैजुअली अपने पॉकेट में हाथ डालता है जिसमें कि उसका फोन होता है। पर जैसे उसकी नजर फोन के टाइम पर जाती है वो फिर से हैरान हो जाता है। क्या 1:30 हो गया? क्या इसका मतलब मैं पूरे दिन से बेहोश था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो वो धुंध कहां से आई, फिर वो मॉन्स्टर, और
और मेरे घाव भी हील हो गए। वो पागलों की तरह अपने बांध नोच रहा होता। तभी वो आदमी मारो के पास जाता एंड कहता तुम बिल्कुल सही टाइम पे दिखे हो। अभी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट ऑन है, चलो हमारे साथ आओ। जब तुम हमारे साथ आ जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब कुछ हुआ क्या। लेकिन उससे पहले तुम्हें ढंग के कपड़े देने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारे अभी के कपड़े पूरी तरीके से फट चुके हैं। मारू कंफ्यूजिंग स्टेट में उन लोगों को फॉलो करता है। वो लोग टाउन के अंदर आते हैं और एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर स्पेशल सिविल सर्विसेज की ओरिएंटेशन हो रही होती है। उसको कुछ लोगों के बीच में बैठा दिया गया होता जिन्होंने बस फॉर्मल क्लोथ पहने होता और अपना मारू गोवा के कपड़ों में गया होता। उन सभी को देखते ही मारू के दिमाग में और भी क्वेश्चन फटने लगता है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये सब कितने ज्यादा डेडिकेटेड लग रहा है। तभी वहाँ पर किसी की यस की आवाज आती है और वो वुमन स्पेस देने के लिए रेडी हो जाती है। वो कह रही होती है मेरा नाम है योयांग और मैं हूँ तुम लोगों की वाइस डायरेक्टर। तुम सभी लोगों को स्पेशल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मारू हाथ ऊपर करते हुए कहता है सॉरी लेकिन शायद आप लोगों से कुछ गलतफहमी हुई है क्योंकि मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। योयांग कहते हैं नहीं हमसे कोई भी गलती नहीं हुई है, तुम्हें हमको ज्वाइन करने के लिए स्पेशली सिलेक्ट किया गया है। मारू कुछ भी प्लान नहीं पड़ रहा होता। योयांग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है और सभी लोगों का कर्तव्य है इंसानियत की रक्षा करना। हमारे वर्क की सारी डिटेल कॉन्फिडेंशियल है, सो आप इसके बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते, न ही अपनी फैमिली से, न ही फ्रेंड्स से और न ही गर्लफ्रेंड से। और अगर आप लोगों ने ये रूल तोड़ दिया सो आपके ऊपर बहुत ही बड़ी लीगल पेनल्टीज पड़ सकती हैं। मारू सोच रहा होता है क्या प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ और कॉन्फिडेंशियल चीजें, आखिर ये सब लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आखिर ये जॉब क्या है, क्या ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। योयांग की आगे की बातें उसको और भी ज्यादा चौंका देती हैं। वो बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सभी लोगों के पास डेमोनिक एबिलिटीज हैं, उनकी बॉडीज में T1 का ब्लड है और तुम सभी के पास कोई न कोई यूनिक एबिलिटी जरूर है और इसी वजह से तुम लोगों को चुना गया है। तभी वो मारू के बगल में बैठे एक लड़के पर इशारा करती है जैसा कि ये सर वो लेवल 7 डिमन की पावर पोजेस करता है। जैसे वो उसका नाम लेती है वो अपनी जगह पर खुशी खुशी खड़ा हो जाता है ऑब्वियसली तारीफ सुनने के लिए। देन योयांग मारू को डिटेल्स रीड करते हुए कहती है मारू तुम्हारे पास लेवल 1 डिमन की पावर है, क्या तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है। मारू सिर खुजाते हुए ना बोलता है। मारू की यह हालत देखने के बाद सन वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता और खिलखिला के हंसने लगता है। मारू को उसको देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। क्या ये मुझ पर हंस रहा है, इससे क्या लगता है कि मेरे पास लेवल 1 डिमन की पावर है, इसी वजह से मैं वीक हूँ। इससे पहले कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में और भी आगे बढ़ पाता फैसिलिटी में एक बहुत ही तेज अलार्म बजने लगती है। सब डर के मारे इधर उधर देखने लगता है पर योयांग के फेस में एक बहुत ही बड़ी स्माइल होती है जैसे वो एलुमनी का केस जीत गए हो। वो कहती है क्या टाइमिंग है, एक टीम अपेयर हुआ है, सब लोग फटाक से वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो लोग वहाँ से निकल कर कोई माउंटेन में आ जाते हैं। सब चढ़ाई करते हुए बहुत ही ज्यादा थके होता है सिवाय योयांग के। जैसे जैसे लोकेशन पास आ रही होती है उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। देन वो अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डीमन होता है जिसको कि कैप्टन कैंग ने पकड़ा होता है। उसने डीमन के सिर पर अपना डैगर घुसेड़ कर उसकी बॉडी को पैरालाइज कर दिया होता है। ये एक लेवल 1 डीमन है। योयांग उसके बारे में एक्सप्लेन करती है ये लेवल के डीमन अपने काइंड के सबसे वीकेस्ट क्रिएचर्स हैं और इसे कैप्टन कैंग ने बहुत ही आसानी से पकड़ लिया है। ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। अब मुझे दिखाओ तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। मारा तो पगलाया जा रहा होता। क्या ये बुढ़िया मुझे डीमन से फाइट करने के लिए कह रही है, कहीं सटिया तो नहीं गई। आखिर मैं से लड़ूंगा कैसा, मुझे तो ये तक नहीं पता कि मेरी पावर्स क्या है। बट तभी उसके चेस्ट में एक बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है जिसकी वजह से वो अपना चेस्ट पकड़कर बैठ जाता है। उसको अजीब सी भूख महसूस होती है जो कि उसको ही खाने लगती है। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा होता। धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका एक विजन दिखता है जिसके अंदर खून की बहुत ही बड़ी नदी होती है जिसमें एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस डीमन होता है। वो धीरे धीरे करके मारू के पास पहुंच रहा होता है। मारू अपनी बॉडी नहीं हिला पाता एंड वो क्रिएचर उसके पास पहुंचकर सिर पर हाथ भी रख देता है और हाँ वो दाता की चमकान भी दिखा रहा होता है। वो जैसे मारू के कांटेक्ट में आता है उसकी बॉडी अपना ओपा खो देती है। उसको बस एक इमोशन फील हो रहा होता है जो कि होता है इंटरनल हंगर, खाना, मुझे खाना चाहिए। तभी उसके पीछे से कोई उंगली कर देता है। यह होता है सनवो जो कि उससे कहता है ओह क्या तुम डर के मारे बौखला गए हो, कहीं तुम रो तो नहीं रहता। मारू होश मारते हुए कहता है नहीं नहीं मुझे बस भूख लग रही थी। मारू जैसा ये सुनता है कि उसको ऐसी सिचुएशन में भूख लग रही है वो उसको पथेटिक समझता है एंड वहां से निकल जाता है। मारू उसको इग्नोर करते हुए ये चीज समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी योयांग सबको कान खोल कर सुनने को कहती है और बेसिक चीजों को समझाने लगते हैं। सुनो तुम लोग जितने भी गोल्डन डस्ट देख रहा हो इसे डीमन से प्रोड्यूस करते हैं और डीमन जितना ही ज्यादा पावरफुल होगा ये डस्ट की डेंसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। पर बस इतना ही नहीं, वो एक चाकू निकालती है और अपने हथेली में एक कट लगा देती है जिससे कि न्यूकमर्स चौंक जाते हैं और हाँ थोड़ा डर भी जाता है। पर वो एक्सप्लेन करती है जब तक वो इस डस्ट में रहेंगे उनके छोटे मोटे घाव भरते रहेंगे क्योंकि उनके पास भी डेमोनिक हीलिंग एबिलिटीज है। हाँ तुम सभी के पास, लेकिन अगर तुम लोगों की फर्टल इंजरी होती है तो तुम मर भी सकते हो। इसीलिए अपने कदम फूक फूक के रखना क्योंकि जान है तो जहान है। और हाँ तुम लोग अपनी पावर स्टर्स के अंदर यूज कर सकते हो, इसके बाहर तुम बस आम इंसान हो। सन वो ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता। हाँ पता नहीं ये अपनी फालतू बातें कब बंद करेगी, इसने तो कुछ ढंग की बात बताई भी नहीं। अब इसे ये बताना चाहिए कि हम अपनी पावर्स का यूज कैसे करें। वो थोड़ा सोचता है और अपने लिप्स को काट लेता है जिससे कि उसमें से खून निकलने लगता है और जितने भी गोल्डन डस्ट होती है वो उसके खून में अब्सॉर्ब होने लगती है। जैसे कि गोल्डन डस्ट उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है उसका ब्लड प्रेशर
से स्काई रॉकेट हो जाता है और हार्ट पीक लेवल पर धड़कने लगता है। उसकी रगों में डिमोन्स की पावर बहने लगती है। वो समझ जाता है कि डिमोनिक पावर्स की यूज कैसे करता है। जैसे हम लोगों को कुछ घाव लगेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम में गोल्डन डस्ट एंटर करेगी, वैसे ही हमारी डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। वो अपने हाथ में ग्लव पहन लेता है, देन वो अपना एक थंब तोड़ता है। हाँ, अपना ही थंब तोड़ देता है, क्योंकि यही उसकी एबिलिटी का पार्ट होता है। जैसे उसका थंब टूटता है, डिमोन के सिर पर जो खंजर लगा होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वही खंजर जो कि उसको पैरालाइज कर रहा था। मतलब अब डिमन आजाद है। कैंग ये देखते ही सब लोगों को सतर्क कर देती है। उस डिमन के अंदर से जो गोल्डन डस्ट आ रहा होता है वो पहले से भी ज्यादा टेंस हो जाता है। डिमन खूब जोर से चिल्लाता है और जमीन पर हमला कर देता है। सारे रिक्टर्स हैरान हो जाता है। कैंग डिमन को कंट्रोल में करने के लिए जाती है, पर उसका चीफ रोक देती है। कैंग के हिसाब से नौसिखियों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, बट चीफ कहती है अगर ये लोग लेवल 1 के डिमन को नहीं संभाल पाते हैं तो वैसे भी वो बैटलफील्ड में तो मर ही जाएंगे। तभी डिमन को एक इंटेंस स्मेल आती है एंड वो आ रही होती है अपने मारू से। मारू कांपने लगता है, ये मेरी ओर क्यों देख रहा है? और अगले पल डिमन अपने हाथों से वेपन बना के मारू के ऊपर थ्रो कर देता है। उसका वेपन मारू के कंधे से आर पार हो जाता है। कैंग इसको देखकर काफी चिंतित हो जाते हैं। मारू जमीन में गिरकर दर्द से कर रहा होता है। देन वो किसी तरह अपने शोल्डर को संभालते हुए उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये चीज बिल्कुल पहले नहीं पड़ी होती कि उसकी लाइफ में अचानक से भूचाल कहां से आ गया। डिमन एक ही जंप में मारू के करीब आ जाता है और उसको पकड़ने का ट्राई करता है, पर अचानक जमीन फट जाती है और उसमें से 2 बड़े बड़े सेंटीपीड निकलता है जो कि डिमन के गर्दन को काफी जोर से जकड़ लेता है। उसे थोड़ी दूर पर बैठे हुए एक आदमी ने समन किया होता है जो कि होता है सेंटीपीड राक्षस एबिलिटी यूजर। तभी वेपन बहुत तेजी से डिमन के ऊपर रश कर देती है और झपट्टा मार के उसके सर पर वार कर देती है। ये होती है टाइगर राक्षस एबिलिटी यूजर। जैसे डिमन का सर कटता है वो दर्द से चीखने लगता है। वो दोनों एबिलिटी यूजर काफी खुश हो रहे होता है क्योंकि उन्होंने डिमन को डैमेज पहुंचाया है और जीत चुके हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं डिमन अपने वोन से गोल्डन डस्ट एब्सॉर्ब कर रहा होता है और इसी के साथ उसका सिर भी रीजनरेट होने लगता है। अगले ही पल वो पहले जैसा होकर दांत दिखाने लगता है। दोनों ही लोग बिलीव नहीं कर पा रहे होता है कि इस डिमन की इंजरी से इतनी जल्दी कैसे हील हो गई। तभी डिमन एक सेंटीपीड को जकड़ के उसको खींचने लगता है, जिसकी वजह से एबिलिटी यूजर की भी बॉडी खींचने लगती है क्योंकि वो उसी के बॉडी का पार्ट था। डिमन उसको वेपन के ऊपर फेंक देता है जिससे कि दोनों ही लोग जमीन में गिर जाते हैं, पर वो अभी भी नहीं रुका होता। वो अपने हाथों से उस बंदे का गला जकड़कर चोक करने लगता है। वो बंदा डर के मारे दया की भीख मांग रहा होता है और डिमन अपना मुंह पूरी तरह से खोल के उसको खाने को तैयार होता है, बट इससे पहले कि वो उसको खा पाता उसकी गर्दन टूट जाती है। और ये क्या होता है? सनवोन है। ये होता है टेम्पल राक्षस एबिलिटी यूजर और इसकी एबिलिटी ये होती है कि अपनी बोन ब्रेक करके कोई भी सॉलिड मैटर ब्रेक कर सकता है, फिर चाहे वो चीज ऑब्जेक्ट हो या फिर अपोनेंट। हालांकि उसकी एक वार से डिमन मरा नहीं होता बल्कि और भी गुस्से में आ चुका होता है। देन वो सनवो के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पर सनवो अपना ग्लव्स उतारता है और अपना हाथ पकड़कर मोड़ देता है, जिससे कि एक झटके में ही डिमन का सर धड़ से अलग हो जाता है। उसकी बॉडी जमीन में गिर जाती है। देन सनवो उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा हो जाता है। बड़ा वो रियलाइज करता है कि वो तो मर चुका क्योंकि यहाँ से सारी डस्ट हटने लगी है। वो सोच रहा होता है ये साला कुछ ज्यादा ही जल्दी मर गया, मुझे तो इसके ऊपर कुछ और ट्रिक्स यूज करनी थी। तभी कैंग उसके ऊपर चढ़ाई करने लगती है, ये कहते हुए कि उसी ने उसका नाइफ तोड़ के सब लोगों की जान खतरे में डाली है। पर सनवो सफेद झूठ बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया। कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है? कैंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है तो चलो क्यों ना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं और फिर देखो कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। पर पीछे चीफ आकर सनवो को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगती है क्योंकि उसने फ्रेशर के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया। पर तभी वो कुछ नोटिस करती है एंड कहती है क्या यहाँ से कोई गायब है? और ये होता है अपना मारू जो कि वहां से काफी तेजी से भागा जा रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अचानक से स्पेशल सिविल सर्वेंट कैसे बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको आते आते ही डिमन को मारने का ऑर्डर दे दिया गया। इसीलिए उसको लगता है यहाँ से बाहर निकलना जिंदा रहने के लिए सबसे सही होगा। पर तभी उसको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता और उसने क्या देखा वो तो अभी हम लोगों को नहीं बताया जाता क्योंकि सीन शिफ्ट हो जाता है चीफ पे, जो कि कह रही होती है कि मारू तो वैसे भी क्वालिफाइड नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है। पर गैंग स्टार्टिंग से ही सारी चीजें काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी और उसको ये बात नहीं समझ में आ रही होती कि उस डीमन ने सारे लोगों को छोड़कर मारू के ऊपर अटैक क्यों किया। देन चीफ गैंग को ऑर्डर देती है कि वो मारू को ढूंढ के लाए। गैंग उनसे कहते हैं मैंने एक और चीज नोटिस की है, डीमन मर चुका है और उसके बाद भी गोल्डन डस्ट पूरी तरीके से नहीं हटी। ऐसा क्यों? इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सीन वापस शिफ्ट होता है मारू के ऊपर, जिसके आगे अचानक से एक गेट प्रकट हो जाता है। उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि अचानक से कहां से आ गया। उस पोर्टल के अंदर से एक और डीमन निकलता है एंड वो भी साइज में बहुत ही बड़ा होता है। मारू उसको देखते ही झाड़ियों में छुप जाता है और वो इन सब चीजों से थक चुका होता है क्योंकि वो जैसे एक मुसीबत से निकलता है उसका दूसरी मुसीबत जकड़ लेती है। देन वापस से गेट की तरफ देखता है, उसे वहां पर डीमन नहीं दिखता तो उसे लगता है कि डीमन चला गया है, बट डीमन उसके खोपड़ी पे खड़ा होता है। तभी सीन जाता है कैंग पे
जहाँ पर उसी की टीम का कोई बंदा कोई जरूरी खबर लेकर आया होता है। उसका नाम होता है यूसुक। वो उनको बताता है कि एक और डीमन अपीयर हुआ है। चीफ कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहा हो, आज तक कभी भी 2 डीमन एक साथ एक ही लोकेशन पर अपीयर नहीं हुए हैं। बट गैंग उसे पूछती है कि वो कहाँ अपीयर हुआ है, वो पर्सनली जाके देखेगी। देन हम लोगों को दिखाया जाता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड जहाँ पर मारो की एंट्री होते हैं, वो भी हीरो वाली। बट नहीं, वो फाइट नहीं कर रहा होता बल्कि वो डीमन से डर के मारे भाग रहा होता है। अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर टकरा जाता है जिसकी वजह से वो जमीन में गिर जाता है। वो खुद को संभालता है और सामने देखता है जहाँ पर होता है कोई घर। वो उसी घर की तरफ भागने लगता है यह सोचकर कि वो वहाँ डीमन से छुप सकता है। वो ऐसा ही करता है, वो उस घर के अंदर घुस जाता है। एक्चुअली वो एक वेयर हाउस जैसा होता है लेकिन उसको बाहर से कुछ आवाज आती है। उसका चुल मस्ती है कि ये कैसी आवाज है, इसीलिए वो हल्का सा गेट खोलकर बाहर देखने लगता है और वहाँ पर होता है डीमन। हाँ, वो डीमन उसको यहाँ तक फॉलो करते हुए आ गया है। बट ये डीमन उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे तो बहुत ही गहरा राज है जो कि आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। ये डीमन एक लेवल 3 का डीमन होता है जिसके हेड के ऊपर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है। तभी उस घर में कोई और भी आता है। एक बूढ़ी दादी, उनको क्लियर नहीं दिख रहा होता कि उनके सामने कौन है, इसी वजह से पूछती है। डीमन जैसे दादी अम्मा को देखता है वो मर्डरस इंटेंट से कुर्राने लगता है। मारू उनकी मदद करने की सोचता है लेकिन उसके पास तो पावर ही नहीं है तो वो उनको बचाएगा कैसे। बट तभी उसको यूयंग की बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जिनके भी 5 डीमन ब्लड है वो सभी लोग डेमोनिक डस्ट में अपने वोन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी उनको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि फर्टल वोन्स से उनकी मौत भी हो सकती है। तभी दादी अम्मा वापस से बोलती है वहाँ कौन है, मिस किम। डीमन उनकी ही बात दोहराने लगता है, मिस किम। जैसे उनको सामने का नजारा दिखता है वो हैरान हो जाती है क्योंकि अब उनको डीमन क्लियर दिख रहा होता है और उन्हें अपनी लाइफ टाइम में ऐसा क्रिएचर कभी नहीं देखा। डीमन वापस से दोहराता है मिस किम। देन वो दादी अम्मा की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करता है जिसकी वजह से उसके हेड पे जितने भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहे होते हैं वो सभी उनकी ओर शूट हो जाता है और वो जैसे हिट करता है चारों तरफ खून फैल जाता है। बट वो सरप्राइज, दादी अम्मा भी सेफ होते हैं। वो जैसे अपनी आंखें खोलती हैं वो पाते हैं कि एक आदमी उनको बचा लिया। ये होता है अपना मारू। वो उनसे पूछता है क्या वो ठीक है, वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी मारू अपने आप को नहीं संभाल पाता और गिर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने अपनी पीठ पे इतने सारे वार लिए हैं। वो दादी अम्मा से यहाँ से भागने को कहता है और हम लोग देखते हैं मारू की हालत जो कि बहुत ही खराब होती है। उसके मुंह से भी खून बह रहा होता है और एक हाथ पूरे तरीके से कट चुका होता है। मारू यही सोच रहा होता है कि आखिरकार उसको ही लेवल 1 डीमन की पावर क्यों मिली और वो आखिरी में मर ही जाएगा। फिर वो चाहे जितनी कोशिश कर ले वो इतनी कम पावर के साथ लोगों को भी नहीं बचा सकता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। देन वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके आखिरी मदद की गुहार लगाता है जिसको अफसोस कोई सुन नहीं पाता। बट उसकी बॉडी वुंड से गोल्डन डस्ट से अब्सॉर्ब करने लगती है एंड उसकी बॉडी में डेमोनिक ब्लड पंप होने लगता है। वो अपना आपा खो देता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो भूख से पागल हो जाता है। अगले बार वो डीमन के ऊपर झपट्टा मारता है। कैंग भी वहां से निकल रही थी पर तभी उसको एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है जिसको फॉलो करते वो भी इस प्लेस में पहुंच जाती है। बट वो जब गेट खोल के अंदर का नजारा देखती है तो हैरान हो जाती है कि कैसे नो सिक्योर लेवल 3 डीमन को हरा रहा होता है लेकिन वो उसको कच्चा क्यों खा रहा है। तभी डीमन खुद को संभालते हुए मारू का मुंह पकड़ता है और अपने से दूर फेंक देता है। हालांकि इतनी सब चीजों के बाद मारू का फर्क नहीं पड़ता लेकिन डीमन एक अजीब चीज नोटिस करता है और वहां से भागने लगता है। जब कैंग ये चीज देखती है वो समझ जाती है कि जहाँ पर मारू ने काटा था उस पार्ट को ये डीमन रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। पर उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ। पर वो ये सब चीजें इग्नोर करके डीमन के ऊपर रश कर देती है और डीमन के ऊपर उछल जाते हैं। देन वो डीमन के हेड के शार्प ऑब्जेक्ट को काफी तेजी से पकड़ती है जिससे कि उसका खून निकलता है और यही तो उसको चाहिए था अपनी पावर्स को यूज करने के लिए। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बन जाती है क्योंकि वो होती है आयरन राक्षस एबिलिटी यूजर। डीमन उसकी प्रेजेंस को सेंस करके और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बिना समय गवाए उसके ऊपर सारे ऑब्जेक्ट शूट कर देता है। बट कैंग तुरंत ही मोड़ती है और सारे ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन कैलकुलेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड से काउंटर कर देती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट डीमन के ऊपर शूट हो जाता है जिससे बचने के लिए डीमन अपने फेस के आगे हाथ लगा लेता है और कैंग इसी चीज का फायदा उठाती है और हवा में उछल कर अपनी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी को काट देती है। डैम क्या फिगर है। उसके अटैक से डीमन की बॉडी 2 हिस्से में स्प्लिट हो जाती है और यही हो जाता है उसका खात्मा। उसकी बॉडी मिट्टी में मिलने लगती है। देन कैंग दादी अम्मा को संभालती है एंड पूछती है क्या आप ठीक है। थोड़ी देर में वो उठ जाती है बट वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। यहाँ भी क्या हुआ। वो ऐसे बिहेव कर रही होती हैं जैसे कि उनका कुछ भी नहीं याद। कैंग उनसे झूठ बोलती है अरे कुछ नहीं, बस यहाँ को जंगली जानवर घुसाए थे। कैंग ये बात क्लियर करती है कि जैसे गोल्डन डस्ट हट जाती है हम लोग उसके बारे में सारी चीजें भूल जाते हैं। ना उनको डस्ट के बारे में याद होता और ना ही डीमन के बारे में। वो दादी को दिलासा देती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी कोई नुकसान हुआ होगा वो सब कुछ वो संभाल लेगी क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट है। जैसे दादी माँ वहाँ से जाते हैं कैंग के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो मारू के पास
पहुंच जाते हैं। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि इतनी ही देर में मारू की सारी इंजरीज हील हो चुकी हैं और छोटी मोटी इंजरीज नहीं, उसका पूरा का पूरा हाथ ही रीजनरेट हो चुका है। क्या ये सही में लेवल 1 राक्षस एबिलिटी यूजर है? थोड़ा टाइम बीत जाता है, मारू सुबह सुबह अपनी नींद से उठता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है कि उसको वापस से काम करने जाना होगा। उसको डीमंस के साथ में अपने सारे एनकाउंटर्स याद आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वर्क पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती। हम लोग पाते हैं कि वो अपने रूम में होता है। मारू डिसाइड करता है कि वो काम पे नहीं जाएगा बल्कि घोड़े बेचकर सोएगा। जैसे उसकी आंख लगती है, उसको एक सपना आता है जहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है और डीमन एक दूसरे को डिवोर करने के लिए लड़ रहे होते हैं। मारू को एक आवाज भी आती है जो कि उससे वापस आने को कह रही होती है। मारू अचानक से डर के उठ जाता है। वो पाता है कि उसके हाथ में रीजनरेट हो चुके हैं। उसकी खिड़की के बाहर से बहुत ही ज्यादा ग्लो आ रहा होता है, बट जब मारू विंडो खोलकर बाहर देखता है तो वो पाता है अभी रात होती है और पास का माउंटेन आग से झुलस रहा होता है। हमें पता चलता है कि ये आग नेचुरल नहीं है बल्कि ये डीमंस का काम है। वहाँ पर एक फायर डीमन होता है जो कि अंगारे बरसा रहा होता है, पर वहाँ पर सिचुएशन संभालने के लिए स्पेशल से सामने पहुंच चुके होता है। उस डीमन के ऊपर एक लड़की होती है जो कि होती है वाटर राक्षस एबिलिटी यूजर। वो डीमन के ऊपर पानी फेंक कर उसको ठंडा करने की ट्राई करती है, बट डीमन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि होता है आइस राक्षस एबिलिटी यूजर। वो उस डीमन को जमाने लगता है। धीरे धीरे करके उस डीमन की पूरी बॉडी आइस में जम जाती है। वो एबिलिटी यूजर अपने टीम लीडर्स कहती है कि डीमंस तो रात में अपेयर होते ही नहीं है। यह पहली बार है कि डीमंस ने रात में हमला किया। लीडर कहता है कि उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी उनके पास इस चीज का टाइम नहीं है बल्कि उनको आग फैलने से रोकने में ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ डीमन भी फ्री होने का ट्राई कर रहा होता है। धीरे धीरे करके सारी बर्फ पिघलने लगती है। लीडर आइस का यूज करके अपने वेपन बनाता है एंड रश कर देता है। इसको मैं संभाल लूंगा, तुम लोग आग बुझाने में ध्यान दो। बट अचानक से डीमन के ऊपर कोई एनर्जी बीम आकर गिरती है। हम लोगों को 2 आइस दिखाई देती हैं जो कि डीमन को उसको वापस लाने का ऑर्डर दे रही होती हैं, बट किसको ये हमें क्लियर नहीं बताया जाता। एंड ऑर्डर सुनते ही डीमन की पावर चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लीडर उसको मौका न देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, बट डीमन उसको पंच कर देता है। हालांकि लीडर ने अपने आप को डिफेंड कर लिया था, लेकिन फिर भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। वो डीमन की फायर की वजह से काफी ज्यादा झुलस भी चुका होता है। वो एबिलिटी यूजर उसकी तरफ भागती है, पर तभी डीमन रुकता है और अपना अटैक चार्ज करके फायर कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी सारा लावा निकलकर आसपास फैलने लगता है। लीडर सोच रहा होता है मैं डर क्यों रहा हूँ और आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे हो रहा है। जैसे वहाँ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, बात हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है। सिर्फ वही एरिया नहीं बल्कि मल्टीपल एरियाज रेड अलर्ट पे होते हैं। हाँ, एक ही रात में मल्टीपल एरियाज में बहुत सारे डीमन पोर्टल्स खुले होते हैं। चीफ वहाँ पर आकर करंट स्टेटस पूछती है। एक लड़की बताती है कि वहाँ पर एक साथ बेस माउंटेन्स पे अटैक हुआ है एंड मॉन्स्टर्स का अपीयरेंस पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया। चीफ कंक्लूड करती है कि ये सब कुछ एक ही हफ्ते पहले शुरू हुआ था। तभी उसको बुसान ब्रांच से एक अर्जेंट कॉल आती है। वो उसको पिक करती है और पूछती है कि मैटर क्या है। फोन की दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो कि अपने आप को बुसान चीफ बेमिक बताता है। वो कहता है मैं आपको स्ट्रेंज चीज बताना चाहता हूँ। आज से 3 दिन पहले बुसान के जोयांग माउंटेन में एक डेमोनिक पोर्टल खुला था जो कि अभी तक बंद नहीं हुआ। वो लोग 3 दिन से लगातार डेमस को मारते ही जा रहे हैं, बट वो जितने डेमस को मारते हैं गेट के अंदर से और भी ज्यादा डेमस निकल आते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है जोयांग माउंटेन का सीन, जहाँ पर वहाँ की टीम पूरी तरीके से थक चुकी होती है और लड़ने की हालत में नहीं होती। गेट के अंदर से एक और डेमन निकल रहा होता है। जोयांग पूछती है आखिरकार वो पोर्टल बंद क्यों नहीं हुआ, क्या तुम्हें कोई भी रीजन पता चला? वो कहता है जितने भी डेमन उन गेट से निकले हैं वो कुछ ना कुछ अजीब से बड़बड़ा रहे थे। जब हम लोगों ने वहाँ पर लैंग्वेज राक्षस एबिलिटी यूजर को भेजा तो उसने उनकी बात ट्रांसलेट की जो कि होती है उससे मेरे पास वापस लाओ। योयांग कहती है कि किसे? डेमन उस गेट से बाहर निकल चुका होता है और टीम के ऊपर हमला करने के लिए हवा में उछल जाता है। बिम कहता है मुझे नहीं पता, बट उनको यहाँ पर आने की बहुत ही सख्त जरूरत है। योयांग कॉल को रखती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि अचानक से ये सब कुछ क्या होने लगा और डेमंस किसको लाने की बात कर रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है एक चॉपर जिसमें एक बंदा होता है जो कि एक कॉल पिक करता है एंड पूछता है क्या सीन है। उसे जोयांग माउंटेन की सिचुएशन बताई जाती है। वो बंदा कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट पहुंच ही गया और अब मैं तुम्हें अगली बार कॉल तभी करूंगा जब मैं सारा कचरा साफ कर दूं। वो चॉपर से कूद जाता है एंड बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है, बट जैसे वो डस्ट के कांटेक्ट में आता है उसके अंदर से इंटेंस ब्लू लाइट इमिट होने लगती है। वो गोल्डन डस्ट इनहेल कर रहा होता है और हम समझ जाते हैं कि इसके डिमोनिक पावर एक्टिवेट हो चुकी है जो कि है स्पेस रिलेटेड पावर्स। वो सीधा लैंड करता है डिमोनिक गेट के ऊपर और डैम क्या पैनल आर्ट है। जैसे बुसान की टीम उसको देखती है, एक लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि वो कौन है और अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो उससे कहती है ओए तुम तो वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तभी डीमन उसका नोटिस कर लेता है और काफी स्माइल हंसता है। वो उस लड़की के ऊपर जंप कर देता है, बट वो लड़की समझ जाती है कि वो अटैक करने ही वाला। इसी वजह से वो उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाती है। बट वो जब मुड़ के देखती है तो डीमन उसके बहुत ही करीब खड़ा होता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। एंड वहीं दूसरी तरफ वो बंदा अपनी पावर्स की यूज करता है। वो अपने हाथों से स्पेस रेफ्रिजरेटर
जैसा कुछ खोलता है। उसके बाद जैसे रिफ्ट खुली होती है वैसे रिफ्ट मॉन्स्टर के पीछे भी खुल जाती है। वो अपने हाथ उस रिफ्ट में डालता है और एक ही झटके में मॉन्स्टर का सिर पकड़कर उससे बाहर खींच लेता है। वो उसी जगह पर अपने हाथ से मॉन्स्टर का सिर पकड़ के खड़ा होता है। हाँ, मॉन्स्टर का खात्मा यही हो चुका है। ये सब देखकर पूरी टीम भौचक्की हो जाती है। वो बंदा जमीन पर लैंड करता है एंड उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया, यहाँ से अब मैं संभाल लूंगा, सो तुम लोग आराम करो। वो लड़की अपनी लीडर से पूछती है, आखिर ये कौन था? लीडर बताता है कि वो आदमी फर्स्ट राक्षस एबिलिटी यूजर है और वही फाउंडर है येलो डस्ट टास्क फोर्स का। वो पहले तो स्ट्रेचिंग करता है, देन वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए कहता है, चलो सारी कीड़ों को एक साथ ठिकाना लगाता है। ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट राक्षस एबिलिटी यूजर है। हाँ, मतलब तुम लोग इसको इस मानवा का गोजू कह सकते हो। वैसे इसका नाम होता है जॉन्ग गिल्डो। उसने अपने दोनों हाथ ग्राउंड पर रखे होता है। उसकी हर फिंगर से स्पेस लिफ्ट बनती जाती है और वो फैलते फैलते माउंटर को लेकर आसमान तक को घेर लेते हैं। बुसान टीम ये सब देखकर अमेज हो जाती है। लड़की कहती है, ये क्या है? लीडर कहता है, मैं भी इनको अपनी आंखों से पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक मैंने बस इसके बारे में सुना ही था। स्पेस एबिलिटीज। जोंग अपने सामने एक रिफ्ट खोलता है जिसमें से येलो डस्ट निकल रही होती है। हम लोग को दिखाया जाता है कि माउंटेन की आग कभी भी नहीं बुझी होती है क्योंकि फायर डीमन नहीं हारा होता, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा और पावरफुल कि उसके ऊपर बर्फ का भी असर नहीं हो रहा है। वाटर एबिलिटी यूजर बेहोश होने लगती है। लीडर उसको जल्दी से उठाना कहता है क्योंकि अगर वो होश में नहीं आएगी तो वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तभी फायर डीमन उसके ऊपर रश कर देता है। लीडर अपनी सारी ताकत लगाते हुए एक आइस शील्ड बनाने में कामयाब हो जाता है, पर डीमन लगातार उसमें मुक्के मारता जाता है जिससे उस शील्ड में भी क्रैक्स आने लगते हैं एंड वो फायर डीमन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उसकी शील्ड शैटर हो जाती है एंड वो भी अटैक के इम्पैक्ट से काफी दूर जाकर गिरता है और इससे पहले कि वो उठ पाए फायर डीमन उछल के उसके पास पहुंच जाता है। लीडर समझ जाता है कि उसका खात्मा नजदीक ही है, पर इससे पहले कि डीमन फाइनल अटैक मार पाता उसके पीछे एक स्पेस लिफ्ट खुलती है जिसमें से एल्डो का हाथ निकलता है और वो उसकी मुंडी पकड़ के पोर्टल की दूसरी ओर फेंक देता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है एंड उसके इम्पैक्ट से कौवे तोते सब उड़ जाते हैं। तभी जोंग अपनी पावर यूज करता है और आसमान में जितने भी रिफ्ट होती हैं वो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाती हैं। तभी हम लोगों को दूसरे माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के के ऊपर डीमन खड़ा होता है और वो कुछ बड़बड़ा रहा होता है। देन वो डीमन एक ब्लेड को उस लड़के के दिल के आर पार कर देता है। तभी उसके पीछे रिफ्ट अपेयर होती है जो कि उसको अपने अंदर निकल जाती है और ये फिनोमेनन शहर के सारे माउंटेन्स में हो रहा होता है। सारे रिफ्ट एक एक करके डीमन को खींचने लगती हैं और सारे डीमन एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। हेडक्वार्टर में बैठी लड़की ये चीज नोटिस करती है कि धीरे धीरे करके सारी जगह के वार्निंग सिग्नल्स कम हो रहा होता है। चीफ स्माइल करते हुए कहती है, इसका एक ही मतलब हो सकता है, डायरेक्टर वहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम लोग देखते हैं सारे डीमन सिल्डो को घेर कर खड़े होता है। वहाँ पर सैकड़ों डीमंस होता है बट सजांग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो स्माइल कर रहा होता क्योंकि वो यही चाहता था। देखते ही देखते सारे डीमंस उसकी ओर रश कर देते हैं। वो अपने एक फिंगर को आगे करता है, देन हवा में एक हॉरिजॉन्टल रिफ्ट बना देता है और उससे एक ही झटके में ही सारे डीमंस दो टुकड़ों में कट जाते हैं। चारों तरफ खून की नदियां बह रही होती हैं और डीमंस के हेड काट कर हवा में होता है। सभी के सभी लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा होता कि कोई इंसान इतना भी ताकतवर हो सकता है। हम लोगों को दिखाया जाता है डायरेक्टर जो कि फायर डीमन के ऊपर पैर रखकर खड़ा होता है। वो लैंग्वेज यूजर को बुलाता है, सुनो तुम इस डीमन की सारी बातें ट्रांसलेट करो, मैं जानना चाहता हूँ कि ये डीमंस अचानक इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं। लड़की कहती है, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसके हिसाब से ये कह रहा है उस बंदे को वापस लाओ। वो डीमन से कहता है, कौन तुम लोग किसकी खोज में हो? बट डीमन कुछ भी जवाब नहीं देता बल्कि वो वही चीज रिपीट कर रहा होता है। ये देखकर चैंग उससे उसको जमीन पर पटक देता है एंड कहता है, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो मैं बस जितने भी डीमंस आएंगे उन सभी का ही खात्मा कर दूंगा। वो अगले पुलिस डीमन को मार देता है। देन उसका फोकस जाता है गेट के ऊपर जो कि अभी भी ओपन होता है। वो गेट की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है जिससे कि एक लिफ्ट बनती है और वो गेट के पूरे एरिया को ही अपने अंदर निकाल लेती है। स्क्वाड मेंबर ये जान के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उनके डायरेक्टर इतने पावरफुल हैं। जैसे जंग रिफ्ट क्लोज करता है वहाँ पर सब चीजें नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे वहाँ पे कोई गेट कभी था ही नहीं। देन आता है नेक्स्ट डे का सीन। हम लोग को दिखाया जाता है हेडक्वार्टर की बिल्डिंग जहाँ पर जंग के ऑफिस में यूयांग घुस आती है एंड उससे पोर्टल के बारे में डिटेल्स मांगती है। जंग कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसको अपने डार्क वर्ल्ड के अंदर खींच लिया है। बट यूयांग को ये बात खराब लगती है कि जंग वहाँ पर लेट पहुंचा था। जंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, तो पूरा काम मैं ही करूंगा क्या और तुम लोग कचौड़ी खाओगे? यूयांग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मॉनिटर ऑन करती है जहाँ पर न्यू रिक्रूट्स की इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि जंग नहीं मांगा था। यूयांग कहती है, लेकिन आपने मुझसे ये क्यों मंगाया? वो कहता है, डीमन से एक रीजन की वजह से ये सब कर रहा है। वो पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। अब उनका मेन मोटिव क्योस फैलाना नहीं है बल्कि वो किसी के पीछे है। और जंग की नजरें जाकर मारू के पिक के ऊपर थम जाती हैं। तभी फोकस शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाई जाती है एक जगह जो कि हेल को रिजेंबल कर रही होती है और वहाँ पर कई सारे डीमंस होता है। उन सभी डीमंस के बीच में एक बहुत ही बड़ी फीमेल फिगर होती है, इतनी बड़ी कि उसके आगे सारे डीमन चींटी जैसा लग रहे होते हैं।
होता है तभी वो अपनी आंखें खोलती हैं और इन आंखों को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि डीमंस को जो भी ऑर्डर्स दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यही है। और वापस से उन डीमंस को कमांड देती है, उसको मेरे पास वापस लाओ। हम लोग देखते हैं मारू भी अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होता और आज उसका फर्स्ट डे होता। उसकी मम्मी ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि मारू की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। हालांकि वो डिटेल शेयर नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन्हीं की खुशी देखकर वो जॉब जाने से मना नहीं कर पाया। जैसे वो बिल्डिंग में एंटर करता है उसकी आंखें वही बंदा आके खड़ा हो जाता जिसने उसको रिक्रूट किया था। तो उसको ताना मारते हुए कहता, तुम तो भाग गए थे ना, वापस क्यों आए? मुझे मेरी टीम में काय लोग नहीं चाहिए। लेकिन मारू की तो अलग ही दिक्कत होती है, उसको इस आदमी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है। इसी वजह से वो उसके पीछे पीछे तो चल रहा होता है बट वो पूरे टाइम अपने मुंह पर हाथ लगा होता है। वहाँ पर सर्वो भी आ जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में कंप्लेन कर रहा होता, मैं तो हाई रैंकर हूँ, मेरा लेवल तो लेवल 7 है, तो मुझे इतनी घटिया जगह पर क्यों अलॉट किया गया है? मैं तो मेन सिटी के सिविल ऑफिस में काम करना चाहता था। एक्चुअली वो बंदा कैप्टन होता जो कि हंसते हुए कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि हाई रैंकर को यहाँ पर क्यों भेजा गया है। चलो जो भी हो काम पे लग जाओ। आज तुम दोनों का ही पहला डे है। मारू ये सोच रहा होता कि आखिर उसका काम क्या होगा। जैसे लीडर गेट को खोलता है मारू देखता है कि अंदर साइको के तरीके सारे लोग डेड बॉडी को काट रहे होते हैं। बड़ो तभी होश में आता है और पाता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन ही थी। वो बस एक नॉर्मल ऑफिस था जहाँ पर डेस्क थी, कंप्यूटर थे, चेयर्स थी बस, और हाँ था डॉक्यूमेंट्स। लीडर सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है ड्यूकमैन एंड मैं ही हूँ गैंग ऑन टीम का लीडर। वो जो लड़की वहाँ पर बैठी है उसका नाम है जियोन, इसका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और वो जो आदमी है उसका नाम है किम, उसका भी एक्सपीरियंस 7 इयर्स का है। और ये जो छपरी बैठा है उसका नाम है योसियोक एंड वो पिछले साल ही आया था। चलो चलो अब तुम लोग भी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाओ। मारू बहुत ही ज्यादा नर्वस होता बट वो एक सीट में बैठ जाता। देन वो सर्वो को ऑकवर्डली हेलो बोलता है बट उसके ये करने से सर्वो चिढ़ जाता है और मारू से उसे घूरना बंद करने को कहता है। मारू ये देखकर अपनी जगह पर फ्रोज हो जाता और वहीं सर्वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता कि उसे तो सिविल सिटी में जाना था बट उसे इतनी बेकार सिटी में क्यों भेज दिया गया। मारू उसको उसी के हल पे छोड़ के दूसरे बंदे से बात करने की कोशिश करता है। हाँ वही छपरी से। पहले तो उसे लगता है कि वो काम कर रहा है बट वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था। जब मारू उसे काम के बारे में पूछता है तो ये उसको बताता है, हम लोगों का काम है येलो डस्ट को बीट करना। पूरे कोरिया को कई सारे डिविजन्स में बांट दिया गया है और जिनका लेवल 7 या 7 से ज्यादा है उन्हें स्पेशल मिशन के लिए असाइन किया जाता है। लेकिन जो हमारा आइलैंड है गैंगो आइलैंड, यहाँ पर सिर्फ कमजोरों को भेजा जाता है। मारू ये चीज समझ जाता है कि उसको यहाँ पर क्यों भेजा गया पर फिर भी मारू की जगह पर कुछ अजीब लग रहा होता। तभी वो दोनों अपनी मुंडी घुमाते हैं और डैम क्या वाइफ हुआ। मारू उसको देखकर ब्लश करने लगता है एंड गैंग भी मारू को घूर रही होती है। जियोन उससे कहती है, तुम्हारी तो शिफ्ट खत्म हो चुकी है सो तुम्हें घर जाना चाहिए। गैंग कहती है, मेरा मन नहीं था, वैसे भी मैं घर जाके करती क्या। गैंग की नजर मारू पे ही गड़ी होती है। उसको ये चीज अजीब लगती है कि मारू जब से उठा है तब से उसके पास उसके प्रीवियस डेज की मेमोरीज नहीं है। वहीं योसियोक मारू को यहाँ की सैलरी के बारे में बताता है जो कि बहुत ज्यादा होती है, जिसको सुनकर मारू चौंक जाता है बट वो ये सोच रहा होता है हालांकि यहाँ की सैलरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है पर फिर भी उसकी लाइफ कांस्टेंट डेंजर में बनी रहेगी। योसियोक कहता है, अगर तुम डेंजरस मिशन में जाते हो तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी का 5 गुना मिलेगा जो कि होते हैं 8 करोड़ रुपए। इतने पैसे सुनकर तो मारू की आंखें चमक गई होती हैं। तन योसियोक वापस से शॉपिंग में लग जाता है। मारू अभी भी समझने को ट्राई करता है कि उसको इस जगह पर क्या करना है पर जैसा से टाइम बीतता है मारू भी एनवायरमेंट में घुल मिल जाता है और कोई भी चिंता नहीं करता क्योंकि उसको इस जॉब में कुछ करना ही नहीं है। और जब तक उसको बैठे बैठे सैलरी मिल रही है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और थोड़ी देर में उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती है। जोकमन सब लोगों को घर जाने को कहता है और न्यूकमर से उनके हाल चाल पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या उनके पास कोई सवाल है। सर्वो उसको मना कर देता है पर मारू उससे सवाल पूछता है, अब मुझे ये बताइए कि ये डीमंस आते कहाँ से एंड कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जोकमन कहता है, हमें खुद नहीं पता, हमें बस ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं और हम डीमंस को हंट करते हैं। मारू को ये बात बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि ये डीमंस ह्यूमैनिटी पे बहुत ही बड़ा खतरा है और उसके बाद भी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि डीमंस आए कहाँ से। वो बस आंखें बंद करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। दिन वो सभी लोगों के साथ चला जाता है जो कि फ्रेशअप पार्टी मनाने की बात करते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है हेडक्वार्टर जहाँ पर चीफ एलिवेटर से अंडरग्राउंड जाती है एंड एक कैप्सूल के पास में डायरेक्टर जैंग खड़ा होता है। जैंग कहता है, तो बताओ तुम्हें क्या मिला। चीफ कहती है, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं जिससे ये समझ आता है कि मॉन्स्टर्स की अपीयरेंस सब स्टेबलाइज हो गई है। जैंग का मोस्टली फोकस उसी गोल्डन कैप्सूल पे होता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये डीमंस अचानक से इतने अग्रेसिव क्यों हो गए। चीफ कहती है, मेरे ख्याल से हम लोग डे ऑफ रेकनिंग के काफी करीब जा रहे हैं। पर जैंग उसके जवाब से कन्विंस नहीं होता बल्कि वो कैप्सूल के अंदर कैद क्रिएचर को देख रहा होता जो कि मेरे ख्याल से वही डीमन है जिसका एनकाउंटर किड मारू से हुआ था और इसी के नाइटमेयर अब तक मारू को सताते आ रहे हैं। बट मानवा में हमें उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। देन जैंग वहां से निकलते हुए कहता है, सारे लीडर्स को हाई अलर्ट पे कर दो बट हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चारों तरफ केओस फैल जाएगा। देन तब इससे सिर्फ होता है मारू पे जो कि पार्टी में होता एंड हाँ वो सभी लोग ड्रंक भी होता जहाँ पर मारू उनकी कोई बात सुनकर हैरान होता और बात दोहराने को कहता है। वो लोग उसको समझाता है कि वो इतना छोटी छोटी बातों पर सेलिब्रेशन क्यों करता है। इसका रीजन है एक प्रोफेसी। इसी वजह से वो अपने लाइफ के एक एक दिन को बहुत ही हंसी खुशी से बिताना चाहता है। मारू लीडर से पूछता है कि मामला
क्या है। लीडर बताता है कि आज से कुछ साल पहले एक प्रोफेसी हुई थी जिसमें ये कहा गया कि 1 साल बाद एक ऐसा दिन आएगा जब आसमान से डीमंस की बारिश होगी, पूरी दुनिया में काउंटलेस पोर्टल ओपन होंगे और पूरी दुनिया खून में रंग जाएगी। बट हाँ, तुम अपना मुंह बंद रखना क्योंकि ये एक बहुत ही क्लासिफाइड सीक्रेट है और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जियोन सभी से चुप होकर ड्रिंक पीने को कहती है। आज तक से टल्ली होना, योसेक सोबर होता और घर जाना चाहता, और कैंग भी, क्योंकि वो लोग इतने केयरलेस नहीं हो सकता क्योंकि उनकी एक गलती सिटीजन्स की जान जा सकती है। एंड देन वो तो बेहोशी हो चुका होता। मारू को नहीं समझ में आ रहा होता कि वो लोग प्रोफेसी के बाद भी इतने आराम से कैसे रह सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता, हम लोगों को दिखाया जाता है एक माउंटेन जहाँ पर हवा में गोल्डन लाइट ब्लिंक होती है और अगले ही पल वहाँ पर गेट ओपन हो जाता है। उसके अंदर से बहुत सारे डेमोनिक हैंड्स निकलता है और जैसे डेमन बाहर आने लगता है उन लोगों के फोन में अलार्म बज जाता है। जियोन का ये देखकर मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उनको रात में आराम मिलना चाहिए। बट गैंग उठ जाती है ये कहते हुए कि वो ये संभाल लेगी और थोड़ी देर में आ जाएगी। सन वो भी उसके साथ में आना वो कहता है, बट वो साफ मना कर देती है और उसकी जगह वो मारू के साथ चलने को बुलाती है और अपना मारू मना ही कैसे कर सकता था। वो राजी हो जाता है। हम लोग देखते हैं वो लोग रास्ते में होता है। मारू प्लस करते हुए खिड़की के बाहर देख रहा होता है। क्या कहती है, तुम्हें प्रोफेसी के बारे में कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मारू कहता है, ये कितनी भी छोटी चीज नहीं है जिसको हम लोग हल्के में ले लें। क्या कहती है, क्योंकि वैसे हमारे हायर अप्स इस चीज की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही पावरफुल लोग काम करते हैं और हमारी जॉब सिंपल है, हमें डीमंस को लोकेट करना है एंड लोकेट करके मार देना है। मारू उसकी बात सुनकर तो डरा होता है बट वो फिर भी गैंग में खोया होता है। गैंग उसे कहती है, वैसे हाँ, मुझे जानना है तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। मारू और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसमें किसी ने इंटरेस्ट दिखाया है। गैंग कहती है, तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि मैंने आज से पहले किसी को भी डीमंस को खाते हुए नहीं देखा। तुम्हारी एबिलिटीज कुछ ग्लूटनी से रिलेटेड है। मारू कंफ्यूज होता है कि वो क्या बात कर रही है। गैंग उसको बताती है, मुझे ये लगता है तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उससे तुम डीमंस को खा सकते हो। वो लोग लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है और गैंग बिना ज्यादा मेहनत किए उसको अपनी स्वॉर्ड से ट्रैप कर लेती है। एंड मारू से कहती है, अब कि मुझे इन्विटेशन देना पड़ेगा, जल्दी आओ इसको खा लो। मेरे ख्याल से तुम्हारी एबिलिटी डीमन की रीजनरेशन को रोक देती है बट मुझे ये भी जानना है कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। मारू आगे आता है एंड डीमन का टेंटिकल अपने हाथ में ले लेता है। उसको बहुत ही ज्यादा घिन आ रही होती है पर फिर भी उसको मजबूरी में उसको खाना होगा जिससे कि उसका तो मूड ही खराब हो जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी ऑक्टोपस को खा रहा है, वो भी जिंदा। वो किसी तरह हिम्मत करता है और एक बाइट ले लेता है पर वो बाइट बहुत छोटी होती है। गैंग उस पर चिल्लाती है, तुम उसको खा रहे हो कि उसके साथ खेल रहे हो, उसको खाओ अच्छे से। मारू दोबारा ट्राई करता है और ताकत लगाकर एक बाइट ले लेता है जिससे कि गैंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है और सुबह हो जाती है। मारू अपने ऑफिस में अकड़ा हुआ पड़ा होता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। तभी उसके पास सनवो आता है और उसकी मौज लेने लगता है। ओए मारू, तुम कल वहाँ पर क्यों नहीं गया था? क्योंकि वैसे भी तुमसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। मारू कहता है, क्यों क्या हुआ? तुम्हारे की धुआं निकल रहा है। सनवो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मुझसे ढंग से बात करो। तुम्हारे जैसे कमजोरों को तो मिशन तक में जाने का हक नहीं है पर तुम शुक्र मनाओ कि ऑफिसर गैंग को तुम्हारी एबिलिटीज पे थोड़ा ट्रस्ट है। देन वो वहाँ से चला जाता है पर मारू ये सोच रहा होता है कि उसने सही तो कहा था, मैं सच में कमजोर हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी अलार्म बजती है। गैंग तुरंत ही मारू को उसके साथ चलने को कहती है पर मारू तो वहाँ था ही नहीं, वो तो होता है बाथरूम में। एंड वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो मॉन्स्टर्स को कैसे खाए। उसके पास एबिलिटी है, ये अच्छी बात है पर उसका मॉन्स्टर्स को खाना होगा, ये सोचने पर ही उसको घिन आ रही होती है। देन वो वापस जाने लगता है पर तभी उसके सामने अचानक से गैंग चिल्लाते हुए आ जाती है और उसको अचानक से देखकर उसका जिगरा मुंह में आ जाता है। वैसा तो कुछ और आना चाहिए था। गैंग उससे कहती है, क्या तुम बाथरूम में छुपकर बैठे था? मारू बहाना बनाते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तो अलार्म सुनी थी पर वो क्या है कि वो जो मैंने कल क्रिएचर खाया था उसकी वजह से थोड़ा मेरा पेट खराब है। गैंग सब समझ जाते हैं और निराश होते हुए कहती है, तुम जॉब के लिए सुटेबल नहीं हो सो तुम मत करो। देखो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास पावर्स होंगी तो तुमने गवर्नमेंट के लिए काम करना ही पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो जिसके चलते तुम ये सब इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। बस फिर वो अपनी लाइफ जी सकता है। बस ट्विस्ट ये है कि उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मारू हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो यह अभी से भी बुरा है। क्या कहती है, कम से कम ये जंग में मरने से तो अच्छा ही है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जंग में ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएंगे और अगर तुम्हें जाना ही है सो अभी चले जाओ। वो पास आते हुए कहती है, क्योंकि हम लोगों को यूजलेस लोगों की जरूरत नहीं है। मारू सदमे में ही खड़ा रहता है। थोड़ा टाइम बीतता है, ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे होता है और गैंग मारू का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसको ये लगता है कि उसने मारू को जितना भी सुनाया है उसकी वजह से तो मारू की मोटिवेशन आग शुरू हो जाएगी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक ब्रिज के पास खड़ा होता है और ये मान ही चुका होता है कि नहीं, उसके लिए तो ये चीज बनी नहीं है और उसको बस जिंदा रहने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन उसका नहीं पता है कि वो स्टोरी का एमसी है और वो इससे बचकर नहीं जा सकता। उसका फोन बजता है जिस पर उसकी मम की कॉल आई होती है। वो कॉल उठाता है, उनके हालचाल लेता है बट मम उसको बताती है कि वो एक माउंटेन पर हाइकिंग करने गई है। ये सुनकर मारू परेशान हो जाता है एंड कहता है, मैंने आपको माउंटेन के पास
जाने से मना किया था ना, बट तभी उनका नेटवर्क जाने लगता है। मॉम कहती है नेटवर्क तो नेटवर्क गया, ऊपर से यहाँ पर इतनी सारी येलो डस्ट कहाँ से आ गई। और ये सुनते ही मारो के तोते उड़ जाते हैं, कॉल कट जाती है और अब शुरू होती है मारो की न्यू आर्क। हम लोगों को दिखाया जाता है माउंटेन का सीन, जहाँ पर डीमन साइड पर टास्क फोर्स पहुंच चुकी होती है। उन लोगों को डीमन नहीं दिख रहा होता, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। बट तभी उनको डीमन दिखता है जो कि एक पेड़ पर चढ़ा होता है और वहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही शांति से किसी का हाथ चबा रहा होता है। देन हमें उसका फेस दिखाया जाता है, उसकी फोरहेड पे कोई क्रिस्टल लगा होता है जो कि बहुत जोर से चमक रहा था और उसके फेस पे बहुत ही इविल स्माइल होती है। और वहीं दूसरी तरफ मारू माउंटेन की ओर बहुत ही तेजी से जा रहा होता है और जब वापस सीन माउंटेन पे जाता है तो वहाँ पर पूरी टीम कुछ ही देर में ढेर हो चुकी होती है और जो जिंदा होता है वो डीमन उनको भी कच्चा ही चबा रहा होता है। ये होता है एक लेवल 5 डीमन, हाँ लेवल 5 यानी कि अब तक का सबसे पावरफुल डीमन। तभी वहाँ पर उस टीम की लीडर आ जाती है और अगले ही पल वो अपनी क्लोनिंग एबिलिटी का यूज करती है एंड कहती है तुम लोग जाओ और बैकअप को बुलाओ, तब तक इस डीमन को मैं हैंडल करती हूँ। ये सुनता ही तुरंत एक बंदा लैंडलाइन की ओर भागता है और यही एक तरीका था बाकी लोगों को कांटेक्ट करने का, क्योंकि जैसे ये डस्ट आती है वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम नहीं करता है। कॉल सीधा कनेक्ट होती है हेडक्वार्टर्स में और योयंग को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो बिना समय गवाए तुरंत ही मीटिंग बुलाती है। इस बार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। अचानक से एक लेवल 5 डीमन अपेयर हो गया और वहाँ की टीम उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। अगर वो किसी तरीके से माउंटेन से बाहर निकलकर सिटी तक पहुंच गया तो खून की होली हो जाएगी। समय निकल रहा है, हम लोगों को भी एक्शन लेना होगा। वापस से फोकस जाता है मारू पे जो कि कैब से उस माउंटेन तक पहुंच चुका होता है, बट ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। पर उस भीड़ के अंदर उसकी मदद नहीं होती। वो समझ आता है कि वो हाइकिंग पे ही फंस गए हैं। तभी उसकी नजर जाती है एक टास्क फोर्स के ऑफिसर पे, जिससे वो अंदर जाने की बात करता है, बट वो उसको रोक देता है। मारू उसको समझाता है कि उसकी मॉम अंदर है, पर नहीं, वो कहता है यहाँ पर जंगली जानवर छूट गए हैं, इसी वजह से किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मारू उससे बात करने में टाइम वेस्ट नहीं करता और दूसरे बात में निकल जाता है। वो सोच रहा होता है आज 1 घंटा वाइल्ड एनिमल्स, मुझे पता है वहाँ पर डीमंस हैं और मेरी मॉम की जान खतरे में है। वो दूसरे रास्ते पे जाकर माउंटेन पे चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। हालांकि ऐसे खड़ी चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर अब बात उसके मॉम के जान की है। वो ऊपर चढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। सीन जाता है माउंटेन में, जहाँ पर चारों तरफ डस्ट होती है और उसके बीच में बैठी होती है मारू की मॉम, जो कि अपने फ्रेंड के पैर पकड़े होते हैं। पर वो अगले ही पल अपने हाथों से उसके पैर को मोड़ देती है, जिससे उस लेडी को बहुत ही आराम मिलता है। देन वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो उसकी पीठ पर आ जाए और वो उसको उठा के नीचे ले जाएगी। पर तभी उनको धुंध के बीच में पहाड़ी के ऊपर कोई दिखता है। वो हैरान होते हैं कि उतनी ऊंचाई में कौन आ गया और धुंध के बीच से किसी का हाथ निकलता है, पर ये डीमन नहीं होता, ये होता है अपना मारू। उसकी मॉम भी शॉक हो जाती है, अगर तुमने मुझे ढूंढा कैसे और तुम वहां तक कैसे पहुंचे? मारू कहता है मैंने आपके इंस्टा पोस्ट को देखा जहाँ पर इसी माउंटेन की लोकेशन पड़ी थी, बट इससे पहले उसकी मॉम कुछ और क्वेश्चन पूछ पाती। वहाँ पर उनकी फ्रेंड आ जाती है एंड कहती है अच्छा तो यही आपका बेटा है, आपको तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होगा। गवर्नमेंट जॉब मिलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और वो भी सिविल सर्वेंट की। मॉम कहते हैं बिल्कुल तुमने सही कहा, अब बस इसकी जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करानी पड़ेगी और वो भी मुझे को करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो एक भी लड़की खास नहीं डालती। मारू उनसे शांत रहना वो कहता है, बट तभी उसको कुछ सेंस होता है, ऐसी फील जो कि इसकी स्पाइन तक को जमा देती है। वो ऊपर देखता है और पेड़ के ऊपर होता है वही डीमन। मुझसे ये मत पूछना कि ये डीमन हर जगह कैसे पहुंच जा रहा, थोड़ा सब्र रखो सब पता चल जाएगा। डीमन को देखते ही मारू का एंग्जाइटी अटैक्स पड़ने लगते हैं, उसकी बॉडी ठिठुर जाती है और बहुत ही जोर से हार्ट में पेन होने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस तरीके से अपने मॉम का प्रोटेक्शन कैसे करेगा। वो नीचे गिरने लगता है। मारू की मॉम नहीं समझ पाती कि उसको क्या हुआ, इसी वजह से हड़बड़ी में मारू को जोर से बुलाती है, बट इसी वजह से डीमन उनको नोटिस कर लेता है और अगले ही पल वो उनके ऊपर झपट्टा मार देता है। पर जैसे मारू ये देखता है सब कुछ भूल के वो भी उसके ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से गिरने लगता है। डीमन उसकी मॉम के पास पहुंच ही जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी मॉम नहीं बच पाएगी, बट तभी कहीं से कुछ शॉट्स आते हैं जो कि डीमन के बैक में कट जाते हैं। इस अटैक से डीमन जिम्मे पर कोलैप्स कर जाता है और दर्द से कांपने लगता है। मारू को भी नहीं समझ में आ रहा होता कि वो शॉट्स कहां से आए, बट तभी उसकी मॉम कहती है मारू तुम्हारे सर के पीछे क्या है, और जैसे मारू ये चीज देखता है वो भी हैरान हो जाता है और तभी उसका वो डीमन याद आता है जिसके साथ उसका एनकाउंटर फर्स्ट डे पर हुआ था। वो समझ जाता है कि जब भी वो किसी डीमन को खाता है सिर्फ वो उसकी रीजनरेशन को ही नहीं रोकता बल्कि उनकी एबिलिटीज को भी एब्सॉर्ब कर लेता है। देन उसको अपनी पीठ में कुछ महसूस होता है एंड वहां से कुछ निकलता है जो कि होता है एक और क्रिस्टल शॉट। देन वो कहता है तो चलो देखते हैं मेरी ये पावर क्या कर सकती है। मारू देखता है कि वो डीमन अभी तक नहीं उठा होता। वो सोच रहा होता है मैंने तो जितना सोचा था ये डीमन उससे कई ज्यादा कमजोर निकला, पता नहीं टास्क फोर्स को इससे निपटने में दिक्कत क्यों हो रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है माउंटेन के दूसरे रीजन में, जहाँ पर हेडक्वार्टर से 2 ऑफिसर आए होता है और उनको चारों तरफ बस लाशें ही दिखती हैं। बस उनमें से एक सोल्जर जिंदा होता पर वो भी जख्मी होता। वो बहुत हिम्मत करके बोलता है उस डीमन को मार दो, उसने मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया। गंजा एजेंट कहता है ये मानना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस टीम की लीडर लेवल 7 की थी। विगवाल एजेंट उस बंदे के पास आता है और पूछता है कि उस डीमन की एबिलिटी क्या है। उस बंदे का आखिरी वर्ड्स होता है उसके पास मिरर एबिलिटी है। सीन वापस
वापस से जाता है मारू पर, जहाँ पर डीमन के बैग से बहुत ही सारे क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं। मारू को ये देखकर फट जाती है। क्या कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो मेरी एबिलिटी को कॉपी कर रहा है और इससे पहले कि मारू कुछ रिएक्ट कर पाता, मोस्टर उन क्रिस्टल्स को लॉन्च कर देता है जो कि उसकी बॉडी में धंस जाते हैं। डीमन धीरे धीरे मारू के पास आने लगता है। मारू अपने फेस से क्रिस्टल निकालते हुए सोच रहा होता है, अगर ये मेरे अटैक्स को कॉपी कर सकता है, फिर अगर मैं इसके ऊपर अपना अटैक करूँ भी तो वो उतने ब्रूट फोर्स से मेरे ऊपर वापस से अटैक कर देगा। मारू दर्द को भूलते हुए पीछे को मुड़ता है और अपनी मॉम की ओर देखता है। उसकी इंजरी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम परेशान हो जाती है। मारू कहता है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए मेरे सारे घाव भर चुके हैं, आप बस पीछे रहिए, मैं ऐसे संभाल लूंगा। उसकी मॉम को चिंता तो हो रही होती है, बट वो जैसे मारू के फेस में डिटर्मिनेशन को देखती है, उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब मारू ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि वो अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकता और उसका कर्तव्य है ह्यूमैनिटी की रक्षा करना। वो अगले ही पल डीमन की ओर रश कर देता है और उसको पकड़कर माउंटेन से कूद जाता है। हाँ, यही था उसका प्लान, ताकि वो इस फाइट को अपनी मॉम से दूर ले जा सके। उसकी मॉम डर के मारे जोर से चिल्लाती है, पर उनको सिर्फ उड़ते हुए परिंदे दिखते हैं। हम लोग देखते हैं मारू सीधा माउंटेन के नीचे गिरा हुआ होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता, लेकिन यह आराम का टाइम नहीं है। वो किसी तरीके से हिम्मत जुटाता है और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। वो देखता है उसके नीचे डीमन पड़ा होता है और वो भी रिजनरेट कर रहा था। वापस से हम लोग देखते हैं एजेंट्स को, पर उनके सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी होती है। उनके सामने होता है उसी कॉपी डीमन का पूरा झुंड, जिसमें से हर एक डीमन लेवल 5 का है। सब सारी चीजें क्लियर है कि लेवल 5 डीमन ने इतना किया कैसे मचा दिया। गंजा कहता है वो जो यहाँ की टीम की लीडर थी, उसके पास डुप्लीकेशन की एबिलिटी थी, जिसको कि इस मिरर डीमन ने कॉपी कर लिया। विग वाला बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने हो, मैं एक एक को चुन चुन के खत्म कर दूंगा। देन वो जमीन में बहुत ही जोर से स्लैम करता है, जिससे कि एक शॉक वेव निकलती है और डीमोस को हवा में उछाल देती है। गंजा कहता है, अबे चोमू, इन सबको मारने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जब तक इसकी रियल बॉडी को खत्म नहीं करेंगे ये आते ही जाएंगे। पर सवाल ये है कि इसकी रियल बॉडी है कहाँ? और बिल्कुल सही, वो होती है मारू के एग्जैक्ट नीचे। हाँ, मारू का एनकाउंटर जिस डीमन से हुआ था वो रियल था, तभी तो उसने मारू की एबिलिटी को भी कॉपी कर लिया। क्लोन सारी एबिलिटीज का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी एबिलिटी को कॉपी नहीं कर सकता। वो सिर्फ रियल डीमन ही कर सकता है। मारू सोच रहा होता है कि ऐसा तो उसकी हार होगी, क्योंकि उन दोनों की रीजनरेशन टॉप लेवल की है, पर मारू का स्टैमिना लिमिटेड है। बट तभी मारू को एक आवाज आती है जो कि उसके मॉम की होती है, और वो आवाज निकाली होती है डीमन ने। मारू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसके ऊपर क्रिस्टल शूट कर देता है। तुम मेरी मॉम को कॉपी मत करो। पर उस डीमन के एक भी क्रिस्टल नहीं लगता। हाँ, क्योंकि मारू के पास पावर तो आ गई, लेकिन उसके पास प्रिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। पर डीमन के साथ ऐसा नहीं होता। वो क्रिस्टल को अपने हाथ में लेता है और मारू के ऊपर लॉन्च कर देता है, जो कि सीधा लगता है मारू के शोल्डर पर। मारू दर्द से करहा जाता है और गुस्से में एक ही बार में सारे क्रिस्टल्स को उसके ऊपर शूट कर देता है, जिसमें से एक क्रिस्टल डीमन के भी कंधे पर धंस जाता है। इस चीज को देखकर मारू खुश हो ही रहा था, पर डीमन तुरंत ही उस क्रिस्टल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है एंड उसकी बॉडी रीजनरेट भी हो रही थी। मारू का दिमाग और भी ज्यादा सनक जाता है। वो कह रहा होता है, ये डीमन हालांकि मेरे अटैक्स को कॉपी तो कर सकता है, पर इसकी हीलिंग एबिलिटी मेरे से कमजोर है। और तभी उसको पहले की कैंग के साथ की अपनी कन्वर्सेशन याद आती है, जहाँ पर कैंग उसे कह रहे होती है, तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। मारू उठते हुए कहता है, मैं सास से इसके लिए बना ही नहीं हूँ। कैंग उसको सहारा देती है एंड उठाते हुए कहती है, तुम बस हर्ट होने से डरते हो, पर ये बात मत भूलो कि गोल्डन डस्ट के अंदर तुम रीजनरेट भी कर सकते हो। मारू कहता है, लेकिन दर्द तो होता है ना। कैंग कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ लड़ने का एक ही तरीका है, जितना हो सके तुम उतने डीमंस को खाओ। मारू कहता है, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? कैंग कहती है, देखो, अगर तुम डीमन को जान से मारना चाहते हो तो तुम्हें उसका सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा, ताकि वो गोल्डन डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। पर तुम्हारे पास तो ऑफेंसिव एबिलिटीज तो है ही नहीं, तो इसका तो तुम भूल ही जाओ। इसी वजह से तुम्हें सपोर्ट रोल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रीजनरेशन एबिलिटी सबसे ज्यादा बेहतर है, और इसी वजह से उसको मॉन्स्टर को फेस करने से नहीं डरना चाहिए। और मारू के दिमाग में रियल टाइम में भी ये चीज चल रही होती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा, और अभी उसके पास ये सब चीजें खत्म करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ बाकी है। और फिर भी उसका प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके चलते वो डीमन के नेक पर एम नहीं कर सकता। और अगर वो एम नहीं कर सकता तो उसके पास एक ही चारा बाकी है, वो अपने हाथों में एक क्रिस्टल को ले लेता है और बाकी सारे क्रिस्टल्स को एक साथ ही डीमन के ऊपर थ्रो कर देता है। डीमन उसको डॉज कर लेता है, पर जैसे वो ऊपर देखता है तो उसके ऊपर होता है मारू, और उससे पहले कि डीमन कुछ रिएक्ट कर पाता, मारू उसके ऊपर नाइफ मार देता है। बट हम लोग देखते हैं चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई होती, क्योंकि डीमन ने उसका नाइफ अपने मुंह से पकड़ लिया होता है। देन वो अपने हाथों से मारू के गले को पकड़ता है और उसको टॉन्ट मारने लगता है, वो भी उसकी मॉम की आवाज में। देन वो उसको लेकर पहाड़ पर से कूद जाता है और सर के बल जमीन में गाड़ देता है। मारू का गला उसने इतनी जोर से चोक किया था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। उसके आंसू तो निकल ही रहे होते हैं और साथ ही साथ उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। मारू के पास बस एक ही चांस है, उसको डीमन की रीजनरेशन रोकने के लिए उसको काटना होगा। बट इससे पहले कि मारू ही कर पाता, डीमन उसको नेक्स्ट से खाने लगता है, और इसी वजह से मारू डीमन को बाइट नहीं कर पाता
पाता, बट तभी वो अपनी बैग से एक नाइफ निकालता है और डीमन के गले में घुसेड़ देता है। उसके गले के घाव से काफी तेजी से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सोच रहा होता है, क्या मैं हील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या उस डीमन ने मेरी ग्लूटेन एबिलिटी भी कॉपी कर ली और मैं रिजनरेट नहीं कर सकता? उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वो ग्राउंड में कोलैप्स कर जाता है और डीमन उसको फिनिश करने के लिए उसके पास आने लगता है। मारू फिर से सोच में चला जाता है और वापस से कैंग की कन्वर्सेशन को याद करता है। जब वो जमीन में इसी तरीके से गिरा पड़ा था तब कैंग उससे कहती है, तुम आखिर कब तक एक्सट्रीम सिचुएशन में जमीन में गिरे रहोगे? मारू कहता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बस उसको पैनिक अटैक्स पड़ते हैं जिसके चलते उसका हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। कैंग उसका मोटिवेट करती है, तो फिर तुम उसको ओवरकम क्यों नहीं करता? तुम जितना ज्यादा मौत से डरोगे मौत तुम्हारे उतने ही नजदीक आती जाएगी। तुम्हें अपनी मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जो कि है जनता की रक्षा करना। और अगर तुम हार गए तो पता नहीं कितनी मासूम जाने चली जाएंगी। रियल टाइम में मारू की मदर उसको ढूंढ रही होती है। मारू हिम्मत करते हुए अपनी जगह पर वापस से खड़ा हो जाता है। वो अपनी बैग से वापस से एक नाइफ निकाल लेता है और टीमर भी सेम चीज कॉपी करता है। मारू के दिमाग में कैंग के ही वर्ड चल रहे होते हैं कि अगर वो हार गया तो इससे मासूमों की जान जाएगी और अगर वो मर ही रहा है तो वो सब खत्म करके मरे। वो अपने लिप्स को बाइट करता है और काफी रेज में डीमन के ऊपर रश कर देता है, बट इससे पहले वो डीमन के अटैक कर पाता। डीमन उस तक पहुंच के उसके पेट में स्टैब कर देता है, पर मारू ने उससे पहले ही अपने डैगर को लॉन्च कर दिया होता है। डीमन ऊपर की ओर देखता है बट मारू उसको मौका नहीं देता बल्कि उसको काफी जोर से जकड़ कर एक जोर की दहाड़ लगाता है। हम लोग देखते हैं जितने भी क्रिस्टल आसपास पड़े होते हैं सभी रिस्पॉन्स करते हैं और सारे क्रिस्टल आकर डीमन की बॉडी में धस जाते हैं, बट डीमन तो उसका ये अटैक भी कॉपी कर लेता है जिससे कि मारू भी जगह जगह से क्रिस्टल से छिद जाता है। लेकिन तभी वो डैगर नीचे आता है जिसको कि मारू ने थोड़ी देर पहले हवा में लॉन्च किया था और उस डैगर से एक ही झटके में उस डीमन का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी बॉडी जमीन में गिर जाती है। पर मारू भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है, इसी वजह से वो भी गिर जाता है और इसी तरह उसने अपनी फियर पे ओवरकम करके कॉपी डीमन का खात्मा कर दिया। और जैसे डीमन की मेन बॉडी खत्म होती है बाकी क्लोन्स भी खत्म हो जाते हैं, उनकी बॉडी राख में मिलने लगती है। विगमन कहता है, लगता है हम लोगों ने रियल बॉडी को मार दिया। बड़गंजा कहता है, नहीं, रियल बॉडी यहाँ पर थी ही नहीं बल्कि उसको किसी और ने मारा। पर सही सवाल ये है कि उसे मारा किसने? हम लोग देखते हैं मारू के घाव बढ़ने लगते हैं और हाँ, इस बार वो मौत के मुंह से निकला है तो ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट तो होगा ही। वो अपनी मदर को ढूंढने लगता है बट तभी उसको अपने फादर की वॉइस सुनाई देती है जो कि खाने को कह रहे होता है। मारू अपनी जगह पर रुक जाता है। उसके फादर मोस्टर की तरफ फिंगर करते हुए कहता है, जल्दी से उस मोस्टर को खा लो इससे पहले कि उसकी बॉडी वेपराइज हो जाए। मारू समझ जाता है कि उसके फादर क्या कहना चाहते हैं। इस डीमन के पास बहुत ही यूनिक और तगड़ी एबिलिटी है और अगर वो इस डीमन को खाता है तो वो भी उसकी एबिलिटी को इनहेरिट कर सकता है। उसे डीमन की प्रोफेसी भी याद आती है जिसमें वो बता रहा था कि 1 साल के अंदर अंदर एक वक्त आएगा जब आसमान से डीमंस की बारिश होगी और धरती में खून की नदियां बहेंगी। मारू आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि अगर उसे अपनी मदर और इंसानियत की रक्षा करनी है तो उसे ये करना ही होगा। वो डीमन की बॉडी को पकड़ लेता है और डिवोर करता है। उसकी पर्सनैलिटी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी होती है क्योंकि वो अपने फेथ को एक्सेप्ट कर चुका है। वो अपने फेथ से डीमन ब्लड को पोसता है और ऐलान करता है कि उसके रास्ते में जो भी स्ट्रॉन्ग डीमन आएगा वो उसको खत्म करके खा जाएगा। यही एक रास्ता ह्यूमैनिटी की रक्षा करने का। अगले दिन उसकी मॉम हॉस्पिटल में उठती है एंड वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। माउंटेन में क्या हुआ था मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, मैं बस वहाँ पर घूमने गई थी और फिर अचानक से बेहोश हो गई। मारू को इस बात की खुशी होती है कि डीमन के मरने के साथ साथ उनकी मेमोरीज भी मिट चुकी हैं। मारू उनको माउंटेन से दूर रहने को कहता है बट उसकी मॉम कहती है, मैं उस माउंटेन में इस वजह से गई थी क्योंकि मैंने एक अफवाह सुनी थी कि किसी ने उस माउंटेन में तुम्हारे फादर को देखा था। मारू सोच रहा होता है, फादर भी माउंटेन्स में गायब हुआ है और मुझे पता है माउंटेन्स में क्या है, तो क्या उनका गायब होना भी डीमन से कनेक्टेड है। और तभी उसके दिमाग में उसके बचपन की एक मेमोरी आती है जो कि उसको कभी भी याद नहीं थी। किडमारू माउंटेन में एक पेड़ के पास खड़ा होता है एंड वो ऊपर देख रहा था। उसके मुंह पर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं और ये खून गिर रहा होता है उसके फादर के मुंह से जिनको एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस डीमन खा रहा था। ये सब याद करते ही वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और इससे पहले कि उसको पैनिक अटैक्स पड़ सके मॉम उसको टोकती है जो कि कहती है, तुम जब से ये जॉब कर रहे हो बहुत ही ज्यादा परेशान लगने लगे हो। मारू कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे हाँ अभी मुझे काम पे जाना चाहिए। वो थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाता है और चुपचाप ऑफिस में घुसने का ट्राई करता है बट उसको जियोन देख लेती है और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मारू आखिर तुम कल तक कहाँ थे? तुम बिना पता ऐसा ही गायब नहीं हो सकता। बट इससे पहले कि मारू को जवाब दे पाता सर वो इंटरवेंट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? ये गार्ड डर के मारे यहाँ से भाग गया था। मारू ये चीज एक्सप्लेन कर सकता था कि वो अपनी मदर को बचाने गया था बट वो ये सब चीजें बताना जरूरी नहीं समझता। तभी वहाँ पर गैंग की एंट्री होती है जो कि मारू को बचाते हुए कहती है, ये कल बीमार था इसी वजह से मैंने उसको 1 दिन की छुट्टी दी थी। और मारू ये देखकर हैरान हो जाता कि आखिरकार वो उसको बचा क्यों रही है। गैंग उसको घूर रही होती है ताकि वो बिल्कुल चुप रहे। जियोन गैंग के पास आती है और कहती है, तुम्हें कम से कम ये चीज मुझे बताना चाहिए था। गैंग उससे माफी
मांगती है, बट जियोन और कैंग के बीच में एक क्लैश शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उनकी आर्गुमेंट बढ़ पाता है, एक इमरजेंसी अलार्म बजती है। कैंग तुरंत अपनी जैकेट पहन लेती है एंड कहती है लेवल 2 डीमन अपेयर हुआ, इसको मैं देख लूंगी। बट अचानक से मारू उठता है और वो भी साथ जाने की बात को कहता है, और ये सुनते ही सब लोग चौंक जाता है। उनकी टीम माउंटेन में पहुंच जाती है। कैंग, मारू एंड योसियोक। मारू कैंग से कहता है आखिर मेरा इल्जाम तुमने अपने ऊपर क्यों लिया? कैंग कहती है तुम इस वजह से गए थे क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्श थी और बहुत खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन हाँ तुम वापस क्यों आ गए? मारू कहता है डीमंस का खात्मा करने के लिए। तभी वहाँ पर किसी के कदमों की जोर जोर से आवाज आने लगती है और पूरा एरिया गोल्डन डस्ट से भर जाता है। वो मॉन्स्टर उनकी ओर बढ़ने लगता है। वो सब तो ठीक है, बट ये डोनाल्ड ट्रम्प जैसा क्यों लग रहा है? मारू कहता है मैं इसको संभाल लूंगा। बट कैंग कहते हैं कि वो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करें क्योंकि हो सकता है कि वो डीमन सिर्फ लेवल 2 का हो, बट फिर भी उसके एबिलिटीज के बारे में हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है। अभी पिछले दिन एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक लेवल 5 डीमन ने पूरी टीम को खत्म कर दिया था। मारू समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, उसी की जिसको उसने पिछले दिन पेला था। छपरी कहता है लेकिन ये अच्छी बात है कि डीमन सिटी तक नहीं आ पाया क्योंकि उसको हेडक्वार्टर के एरिया से मार दिया था। उस ब्रांच में हर एक बंदे लेवल 7 या उससे ऊपर है। मारू ये देखकर पगला जाता है कि उसके कामों क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, हालांकि वो सब इन्हें नहीं बताने वाला था, पर उससे भी रिकॉग्निशन चाहिए। कैंग कहती है आखिर वो डीमन क्या कर रहा है, और हम लोग देखते हैं वो डीमन अपनी बगली खुजा रहा होता है। हाँ अब क्या ही बोलूं मैं। मारू उन दोनों से पीछे होने को कहता है और अकेले ही डीमन की ओर बढ़ जाता है। कैंग उसको देखकर हैरान होती है क्योंकि मारू सिर्फ लेवल 1 का है और उसके सामने जो डीमन है वो कई ज्यादा पावरफुल है। मारू बहुत ही ज्यादा स्वैग दिखा रहा होता है। हाँ लड़की के चक्कर बाबू भैया। देन वो काफी स्टाइल में अपने बालों को पीछे करता है जिसके साथ ही उसके फोरहेड पे मिरर अपेयर हो जाता है। देन वो डीमंस के मूवमेंट को मिमिक करने लगता है, पर हाँ वो कूल तो नहीं लग रहा होता। उसके अंदर से काफी बुरी बदबू आती है जिससे कि वो डीमन भी घबरा के भागने लगता है। और हाँ ये बदबू से मारू की भी हालत खराब होती है, बट वो बिना मौका गवाए डीमन को जोर से मुक्का मार देता है। ये उसे अपने मुंह बंद करते हुए कहता है ये फाइट थोड़ी है, ये तो केमिकल वॉर है। कैंग भी इतनी बदबू से बेहोश होने लगती है, लेकिन मारू डीमन रुक ही नहीं रहा होता। मारू लगातार मॉन्स्टर को मिमिक कर रहा होता है और फिर वो आखिर में बहुत ही जोर का बदबू को झोंका मार देता है और मॉन्स्टर का खेल वहीं पर खत्म। हाँ मैंने भी इससे गंदी फाइट नहीं देखी। मारू बाकी लोगों की ओर देखता है, कहता है मैं जीत गया हूँ ना, बट वो दोनों ही कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। थोड़ा टाइम बीत जाता है और वो लोग नदी के किनारे अपने हाथ मुंह धुलता है। कैंग मारू से कहती है तो क्या तुम ग्लूटनी से सच में डीमंस के एबिलिटी को भी अब्सॉर्ब कर सकते हो? मारू कहता है हाँ, वो जिसने लास्ट डीमन खाया था उसके पास अटैक्स को रिफ्लेक्ट करने की पावर थी। योसियोक उसकी मौज लेने लगता है जिसकी वजह से मारू बहुत ज्यादा एम्बैरस होने लगता है। बट कैंग कहती है तुम निराश क्यों हो रहे हो, तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुई। मारू का मुंह पूरी तरीके से लाल हो जाता है। बट कैंग कहती है लेकिन फिर भी तुम्हारे पास डीमन को खाने की एबिलिटी है जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। मारू अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। दिन वो दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाता है और मारू एक जगह पर बैठ कर सोच रहा होता है कि हमेशा उसी के साथ इतनी उल्टी सीधी चीजें क्यों होती हैं, क्या उसको कूल लगने का हक नहीं है? पर तभी उसके पीछे कोई आता है और ये होता है डायरेक्टर जैंग गिल्डो। जैंग उसे कहता है क्या तुम ही हो हाल मारू? मारू कहता है हाँ, पर आखिर तुम कौन हो? जैंग कहता है तुम बस मेरी एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने ही कल लेवल 5 डीमन को मारा था? हालांकि तुम लेवल 1 के हो, लेकिन तुम्हारे फिट्स ये चीख कर इस बात को झुठला रहे हैं। मारू कहता है हाँ मैंने उसे मारा था। जैंग कहता है मैं तुम्हें हेडक्वार्टर्स की टीम में इन्वाइट करता हूँ। मारू ये सुनकर स्टंट हो जाता है, क्या मेरे प्रमोशन हो गया? जैंग कहता है हाँ तुम ये कह सकते हो, मैं तुम्हारे अंदर का टैलेंट साफ साफ देख सकता हूँ क्योंकि हीरे की पहचान सिर्फ जोर ही कोई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। वैसे ये मानवा भी आगे जाके काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और थोड़ा टाइम बाद ही मारू का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही टॉप नॉच होने वाला है। और हाँ मानवा की बहुत ही ज्यादा तंगी चल रही है। जो अच्छी मानवा है वो ऑलरेडी एक्सप्लेंड है और जो की बची कुची मानवास है वो या तो कम अच्छी है और या तो बहुत ही ज्यादा न्यू है जिसमें चैप्टर्स की कमी है। सो अब तुम लोग बताओ कि मैं न्यू मानवास एक्सप्लेन करूँ जिसमें कि थोड़े बहुत चैप्टर्स हो, या फिर आइकॉनिक मानवास का बेस्ट क्वालिटी में एक्सप्लेन करूँ जो कि हो सकता है किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी हो, बट हाँ उसे मैं अपनी बेस्ट क्वालिटी में प्रोवाइड करने का वादा करता हूँ। चॉइस इज योर्स, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।